नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम फिर से आपके सामने जो राजस्थान जो जीके का पार्ट है दोस्तों, वहाँ से हम फिर से आप वापस स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हमने इससे पहले काफ़ी टॉपिक्स क्लियर किए हैं अभी इससे पहले। इसकी इसी कड़ी में हम आज राजस्थान का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लेंगे दोस्तों। इसके अंदर हम पढ़ने वाले राजस्थान में जो पंचायती राज जो है दोस्तों, वो कब से स्टार्ट हुआ, इसकी जो क्या व्यवस्था है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद में ये आता है ना। इसके बारे में हम कुछ चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ चीजें इसमें अलग से मैंने मैटर बताया, उसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है दोस्तों। इसमें कुछ चीजें अपने को करनी है। तो दोस्तों, जो राजस्थान में जो पंचायती राज है ना, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये अपना राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? राज्य सूची का विषय। तो यहाँ कहीं भी क्वेश्चन पूछे कि किस सूची का विषय, तो राज्य सूची का विषय। और जो इसका स्थापना हुई थी, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना ना शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। केवल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण वहां ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो पंचायती जो राज व्यवस्था है, ये जो मोस्टली कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 40 जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वहां पे इसका उल्लेख मिलता है अपने को। पंचायती राज जो व्यवस्था का जो गठन का जो संविधान के भाग 4 के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व, उनके अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और जो 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उसके द्वारा इसकी व्यवस्था अपने संविधान में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बारे में तो कुछ अपन देखेंगे जैसे नेक्स्ट में, जैसे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले जो दोस्तों, सबसे पहले अगर शुरुआत देखें अपने यहाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था पहले भी जैसे चला करती थी। तो वो अपने जो भारत आजाद हुआ उससे पहले कैसी व्यवस्था थी राजस्थान में, इंडिया में जैसे। तो उससे पहले अगर राजस्थान में देखें तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए के कार्य के लिए अतः लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का मजबूत करने के लिए इन्होंने शुरुआत की थी, है ना। इसको स्थानीय स्वशासन को जो मजबूत करने का काम किया था जैसे, तो वो किया था डॉक्टर लॉर्ड रिपन ने, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 1882 के अंदर इन्होंने शुरुआत की थी, इसकी स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कार्य किया था, ठीक है। अब अतः लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसमें अगर कोई पूछे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हमारा आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगर ये पूछा जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बहुत कम है। हम इसको केवल एक शुरुआत से देखना चाह रहे हैं कि क्या कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना केवल, है ना। सर्वप्रथम 1919 में बंगाल में स्थानीय सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। स्थानीय सरकार अधिनियम ये पारित किया गया, इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, याद नहीं करना दोस्तों ना। उसके पश्चात सभी प्रांतों में पारित कर पंचायतों की स्थापना की गई, ठीक है। राजस्थान में बीकानेर जो रियासत थी दोस्तों, बीकानेर रियासत ने 1928 के अंदर सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन राजस्थान से आ जाए कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक जो दर्जा था वो किस रियासत ने दिया था, तो वहां बीकानेर रियासत पढ़ना है हमें, ठीक है। जयपुर जो रियासत है उसने 1938 के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया था, ठीक है। भारतीय संविधान में अपने ये पढ़ लिया, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का स्थान दिया गया है। अनुच्छेद ये याद रखना है दोस्तों ना, ये और ये लॉर्ड रिपन वाला ऐसा क्वेश्चन याद रखना है, और ये रियासत वाला एक बार जयपुर रियासत, ये बीकानेर रियासत याद रखना है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। गांधी जी की पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में पंचायती राज का जिक्र किया गया है, ठीक है। अभी पूछे कौन सी बुक के अंदर, कौन सी पुस्तक के अंदर किया गया, तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस पुस्तक में गांधी जी ने पंचायती राज का जिक्र किया था। गांधी जी के अनुसार पंचायती राज गांवों के सर्वांगीण विकास का माध्यम, ये गांव के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। भारत में 1951 में पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया था, 1951 में पहली बार, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के डी, ठीक है। ये कोई शॉर्ट नाम है दोस्तों, ये अध्यक्ष थे इनके, एस के डी के नाम से ऐसे कुछ आता है, के एंड डी, ठीक है, एस के डी, ठीक है, ऐसे कुछ था। ये पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, यहाँ पे ये अपने को देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, केएम जो मुंशी थी, उनकी कम्युनिटी के सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1952 को गांव में सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ किया गया, ठीक है। केएम मुंशी की सिफारिश के आधार। तो ये अपने को बहुत ज्यादा देखना नहीं है, केवल ये पढ़ना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, ऐसे, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा अपने को देखना है। कालांतर में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसके उचित परिणाम नहीं निकलने की वजह से 1957 में बलवंत राय जो समिति थी उसका गठन किया गया। ये जरूर याद रखना कि बलवंत राय समिति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन के बार आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे काफी जो समितियां थी वो गठित हुई थी पंचायती राज प्रणाली का अध्ययन के लिए, सुझाव देने के लिए। तो हम अगर देखें तो 1957 जो बलवंत राय जो समिति थी, एक बार लिख लें आप थोड़ा सा, उन्होंने
और जो 1964 के अंदर सादिक अली एक अध्यक्ष था ना, 1954 के अंदर सादिक अली करके अध्यक्ष दल था। 1973 में गिरधारी लाल व्यास की कमेटी का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति, एक अशोक मेहता समिति थी 1977 के अंदर ना, ये भी याद कर लेना दोस्तों ना, 1977 में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता। ठीक है, ये थोड़े से पढ़ने हैं क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा निम्न में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ऐसे 1985 के अंदर जीवी के राव कमेटी थी एक, और 1986 में डॉक्टर लक्ष्मी LM सिंघवी कमेटी थी, एक सरकारी कमीशन भी इसके आया था। और एक 1989 में PK थुंगल कमेटी, और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का गठन किया गया। तो इसमें मेन है जो अपने को याद रखने वो अशोक मेहता समिति, एक जीवी के राव की जो समिति थी 1985 में गठित हुई थी, और 1964 में सादिक अली का जो अध्ययन दल था, एक 1957 में बलवंत राय ये समिति थी, इसका गठन किया गया। ये मेन अपने को याद है। और अपन ने एक ऊपर पहले पढ़ ही लिया कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और पंचायती राज जो ये व्यवस्था है उसका जनक किसी कहा जाता है, बलवंत राय को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, अब जो बलवंत राय समिति थी जिसने इस कार्यक्रम की समीक्षा की, इस कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का गठन किया गया। ठीक है, कितने त्रिस्तरीय। अब ये अपने को समझना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अभी त्रिस्तरीय होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा कि त्रिस्तरीय के अंदर क्या होता है। एक तो जिला परिषद होती है, उपखंड स्तर होता है, ग्राम स्तर होता है, ये त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक है, अब इसके अंदर अब एक जो आने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाना, और जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ था। प्रारंभ हुआ था नागौर जिले के बगदरी गांव से। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से, राजस्थान के बगदरी गांव में, नागौर के बगदरी गांव में जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो इसीलिए दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू, उनको भारतीय जो लोकतंत्र की पाठशाला का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, मैं ये कहना चाहता कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। ठीक है, और इन्होंने शुरुआत यहीं से की 2 अक्टूबर 1919 को देश के राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से डॉक्टर नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी शुरुआत की। ठीक है, उद्घाटन किया था, ये पढ़ लेना। उसके समय जब ये करने आए थे दोस्तों, ये राजस्थान में इसका उद्घाटन करने आए, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया घुमा के थोड़ा सा आपके लिए कि इस समय पे मुख्यमंत्री कौन था। तो वहां इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी इसके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मुख्यमंत्री थे उस समय राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा केवल बोलने में मिस्टेक हो जाती है, आप समझ रहे हैं ना, मैंने अच्छे से वापस बताया आपको। तो इससे जो ढांचा है उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों का गठन किया, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है, ये बताया। ठीक है, अब पंचायती राज जो संस्थान है भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ठीक है, तो ये पूछे कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली क्या है, तो उसको पंचायती राज व्यवस्था को बोला जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है, स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। तो जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अपन ने पहले इसकी चर्चा की है दोस्तों, 1992 में आया था। उन्हें देश के ग्रामीण विकास कार्य का, और इनको जो देश के जो ग्रामीण विकास कार्य इसी को सौंपा गया है यहाँ पे ना। वर्तमान जो स्वरूप, अपने वर्तमान स्वरूप संरचना ने पंचायती राज व्यवस्था को लगभग कितने सालों के, आज लगभग 66 ईयर्स पूरे कर लिए, लेकिन केंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब अशोक जो मेहता समिति उसने क्या क्या राय दी थी दोस्तों, तो यहाँ बलवंत राय जो मेहता समिति थी, उसके बाद में बलवंत जो इससे पहले 1957 बलवंत मेहता समिति थी, उसके बाद में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ये दिसंबर 1977 के अंदर इसकी गठन किया था। इसकी अध्यक्षता की बलवंत राय समिति जो सिफारिश है उसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हुई, उस कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। उसमें अब पंचायती राज जो संवैधानिक दर्जा दिया जाए इनको, है ना, ये कहा इन्होंने, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो उनके मध्यम मंडल की पंचायत की स्थापना की जाए। पंचायतों में के चुनाव राजनीतिक चुनाव चिन्हों पर लड़े जाए। चुनाव, यहाँ चुनाव है दोस्तों, चुनाव राजनीतिक जो चुनाव चिन्ह है, जैसे ये अभी आज वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस चलती है, उनके चुनाव चिन्ह के आधार पर की जाए। जिला कलेक्टर से विकास कार्यों को अलग कर दिया जाए।
जिला कलेक्टर के अंडर में नहीं होना चाहिए इनका विकास। ठीक है, अशोक मेहता समिति का भी नोट लगा के लिखा है, अशोक मेहता समिति की सिफारिश को अपर्याप्त माना गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब 73 और 74 जो संविधान संशोधन था दिसंबर 1992 में संशोधन द्वारा पारित किए गए, इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। ये स्थानीय जो शहरी क्षेत्र थे उनमें स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई है ना, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में अलग अलग। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को संविधान संशोधन 73वां अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान 74वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में कानून में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन स्थानीय जो शहरी स्थानीय स्वशासन उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं अभी आपको लास्ट में दूंगा दोस्तों। ठीक है, मेन तो अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व्यवस्था है, उसको पढ़ने का उद्देश्य। अब ये जो पंचायती राज जो इतिहास है इसका विश्लेषण कैसे, अब ये वैदिक काल में कैसे था। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ ये आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आप इसको सरसरी नजर से देख लें कि जो वैदिक युग था उसके अंदर जो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ क्या है, 5 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे समूह को आध्यात्मिक व्यक्ति के शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो गई। ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन के रूप में सभा समिति इनका विधत का उल्लेख मिलता है। ये जो ऋग्वेद काल में ना, ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों को स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। ठीक है, महाकाव्य युग जो चला, जो रामायण और महाभारत का युग था, उसके अंदर क्या था, पूर्व और जनपद के 2 पद हुआ करते थे। ठीक है, नगर और ग्रामीण जिसको बोला विभाजित किया गया। राज्य में एक जाति पंचायत हुआ करती थी। जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित जो व्यक्ति था राजा मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृतियों में भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20 और 100 और 1000 ग्राम समूह की इकाइयां विद्यमान थी। उनमें ग्रामीण जो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशक जो होता था 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। ऐसा कुछ उल्लेख वहां मिलता है ना। अब ये विषय अधिपति, एक विषय अधिपति होता था, एक सतग्राम अध्यक्ष होता था, एक सतग्राम पति होता था। ये 20 जो होते थे 20 गांवों का होता था उसको विषय अधिपति होता था, और सतग्राम को 100 जो जिनके अंदर में गांव आते थे उनको सतग्राम अध्यक्ष, और सतग्राम पति 1000 ग्रामों के प्रमुख को होते थे, उनको कहते थे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना दोस्तों, इसको मैंने जल्दी जल्दी बताया आपको, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ ये केवल नाम आपको पता होने चाहिए, भाई क्या क्या नाम पहले यूज किया जाते थे गांव की जो ग्रामीण जो इकाइयां थी उनके लिए। ठीक है, प्राचीन काल में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, और ये पूछ ले गलती से कि किस में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख था नागरिक होता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त होते थे, मुक्त है ना। मौर्य और मौर्योत्तर काल जो चलता था उसमें ग्राम मुखिया को वृद्धि की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता था। और ये गुप्त काल में जो था ये ग्रामपति विषयपति नाम से चला करते थे। जिलाधिकारी को तो विषयपति कहा जाता था और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था। ये दोस्तों ये याद नहीं करने आपको बहुत ज्यादा डीपली, लेकिन आपको थोड़ा सा पता आइडिया होना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन बनने वाले मैंने आपको पहले जिक्र किया, बहुत हार्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, पर एक आइडिया देने के लिए मैंने ये मैटर लिया है ना। भारत में जो प्राचीन, अब ये पढ़ने इसमें स्त्रियों का कोई भागीदारी नहीं होती थी उस समय दोस्तों ना, स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता। अगर वहाँ क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ स्त्रियों का भी उल्लेख होता था, तो ऐसा नहीं होता था। जो मौर्योत्तर काल, ये गुप्त काल ये चलते थे, वहाँ भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये ऑप्शन इसमें दिए हुए होते हैं, ये बड़े एग्जाम्स होते हैं आरएस लेवल के, उनमें तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत डीपली नहीं आते हैं। ठीक है, मध्यकाल में ये बताया हुआ कि विलायत जो होता था ये प्रशासन के लिए मुकदम होता था, एक जो राजस्व संग्रहण के लिए पटवारी होता था, बच्चों की सहायता के लिए समाधान के लिए चौधरी हुआ करता था, ऐसे कुछ बताया दोस्तों। ठीक है, और ये बाकी लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनके अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। लॉर्ड रिपन को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप देख लें, थोड़ा पढ़ लें, आपके सामने मैंने स्क्रीन आपको छोड़ दी है, 1 मिनट के लिए देख लें आप दोस्तों ना। पढ़ने वाली जो चीजें, याद करने वाली चीजें मैं खुद बता दूंगा आपको कि आपको याद इस एग्जाम के लेवल से क्या करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ। एक 73 और 74 जो संशोधन होता है उसके अंदर अब 2 नए भाग शामिल किए गए थे। एक भाग 9 जो इसमें पंचायत का उल्लेख मिलता है, 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 9A जो जोड़ा गया उसमें नगर पालिकाओं को उल्लेख है, और 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतंत्र की जो प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम
ग्राम और वार्ड समितियों नगर पालिकाओं को रखा गया, जिनमें मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क जो सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उसको ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। ठीक है, जिनकी 20 लाख से कम हो। अब अनुच्छेद जो 243 बी है दोस्तों, इसमें पंचायतों का गठन किया गया। इसका पंचायतों के गठन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, ठीक है, पंचायतों का गठन। अब ये क्वेश्चन के बाद आता है पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अब यहाँ पे जो 243 ए है, ए और बी, बी तो अपन ने ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, और ये जो 243 ए है ये ग्राम सभा से संबंधित है। अब जो 243 सी है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ठीक है, आगे जब अपन पढ़ेंगे इसकी जो संरचना क्या है, सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे जाना है, इनका जो संरचना है, पंचायतों की संरचना क्या होगी, पंचायतों की संरचना, संरचना। ठीक है, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है। और 243 डी स्थानों का जो आरक्षण है, और जो 243 ई है वो उसकी जो पंचायतों की अवधि क्या होती है। 243 एफ जो है सदस्यों की निर्भरताएं क्या है, यानी कि उनकी जो योग्यता क्या होगी, 243 ई। ठीक है, ई तो है पंचायतों की अवधि, और एफ है वो सदस्यों की योग्यता से संबंधित, 243 एफ। ठीक, यहाँ अपन ने जिक्र इसके बारे में किया नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और 243 जो जी है वो पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। जैसे ऐसे लिखना है दोस्तों आपको, 243 जी। तो उसके आगे फिर आप लिख लेना कि ये किसे, पंचायतों की शक्तियों से और प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। और 243 एच है वो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। और 243 आई जो है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है बड़े एग्जाम्स में, 243 आई जो है, जो वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग से संबंधित है, जो राज्य वित्त आयोग है उसके गठन से संबंधित होता है। तो ये क्वेश्चन के बार पूछा जाता है। ठीक है, और जे है जो ये ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता, यहीं तक आपको पढ़ना है, आई तक ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, ये जो अपन ने वित्त आयोग का गठन अपन ने इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो ये 243 एच अपन ने कर लिए। अनुदान से संबंधित जो भी कर संग्रहण है इससे संबंधित एच वाला है। और ये जो जी है ये रहा। ठीक है, शक्तियां प्राधिकार क्या है इनके। ठीक है, ये ज्यादा डीपली नहीं जाना, छोड़ दो। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। कि अब ये कितने कार्यों को शामिल करती है, 29 कार्यों को शामिल करती है। उसमें ये अपने को कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों कि पंचायतों से कितने विषय को, पंचायत जो है इनके अंदर कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो 29 विषयों को शामिल किया गया, उसके कार्य होते हैं पंचायतों के 11वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पर ने यहाँ तक कर लिया। इसके आगे जो मैं दोस्तों आपको चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपकी इसके थोड़ा सा लिख लेता हूँ, क्योंकि पहले मैं लिख के आपको, फिर ये खाली पेज मैंने इसीलिए छोड़ा, मैं यहाँ लिख लूँ आपके सामने। अभी टाइम में आपका बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ, उनका आइडिया फिर आपको मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपके सामने मैंने जो राजस्थान की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो जिला परिषद आती है दोस्तों। ठीक है, एक आता है उपखंड स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है, जिला परिषद होती है वो जिला स्तर पर जो होती है वो जिला परिषद ही होती है उसका नाम। और उपखंड स्तर पर पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। और ग्राम स्तर होता है, ग्रामीण लेवल पे वो पंचायत होती है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, मेरे जो भी देख रहे होंगे राजस्थान जो व्यवस्था है। अब जो जिला परिषद जो होती है उसके अंदर जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो जिला प्रमुख होता है दोस्तों, है ना। राजनीतिक जो प्रमुख होगा यहाँ पे जिला प्रमुख चुन के आता है। जिला परिषद के सदस्य होते हैं वो मिलकर के सभी जिला परिषद का चयन, जिला प्रमुख का चयन करते हैं जिला परिषद में। ठीक है, और यहाँ पे पंचायतों में जो पंचायत समितियों से कोई जीत के आता है तो वहाँ एक प्रधान का चयन उपखंड स्तर पर किया जाता है। और यहाँ पे जो गाँव ग्रामीण स्तर पर जो होता है पद होता है वो सरपंच का चुनाव किया जाता है, सरपंच को चुना जाता है। ठीक है, अब जो प्रशासनिक जो प्रमुख होता है ये तो राजनीतिक प्रमुख है, जिला प्रमुख, ये तो क्या है, राजनीतिक प्रमुख। अपन को थोड़ा सा याद रखना है कि ये तो है वो राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक। ठीक है, ये तो राजनीतिक प्रमुख हो गए। अब ये जो प्रशासनिक प्रमुख है, प्रशासनिक, वो कौन है, सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला स्तर पे। और जो खंड स्तर पे होता है बीडीओ, जिसको बीडीओ बोला जाता है, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। ठीक है, और जो ग्राम स्तर होता है उसमें ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है। जो सबसे निचले स्तर होता है दोस्तों, ग्रामीण लेवल होता है राजस्थान में, जैसे ये व्यवस्था का, तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसका गठन क्या होता है,
अब यहाँ पे जो गठन का होता है, ये मुख्य जिला परिषद में तो जिला प्रमुख जो होते हैं इसका चयन होता है। तो जिले में जैसे जितने वार्ड होते हैं वो सब मिलकर के इसका चुनाव होगा। फिर यहाँ जिला प्रमुख और खंड स्तर पे जो भी होते हैं, प्रत्येक वार्ड होते हैं, खंड स्तर के पंचायत समिति सदस्य होते हैं, वो चुने जाते हैं। वो मिलकर के एक प्रधान का चयन करते हैं, एक उप प्रधान का चयन करते हैं। और जो गांव में होता है, विभिन्न जो गांव में जो वार्ड होते हैं बहुत सारे मिलकर के प्रत्यक्ष रूप से जो इसमें सरपंच का चुनाव सीधा होता है दोस्तों। यहाँ ना ग्राम के जो मतदाता होते हैं अपने में से किसी एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। उप सरपंच का चुनाव पंच जो होते हैं, जितने भी पंच बनते हैं वहाँ वार्ड पंच बनते हैं, वो सब मिलकर के उप सरपंच का चुनाव वहाँ पे करते हैं। ठीक है। और सदस्य की बैठक ये होती है, इसमें निर्वाचित जो बैठक में भाग लेने वाला जिला स्तर पे कौन, जिला प्रमुख होता है मुख्य, और जो उपखंड स्तर होता है वहाँ पे प्रधान होता है, अध्यक्ष उसका, और जो ग्राम स्तर होता है वहाँ पे सरपंच होता है मुख्य, जो अध्यक्ष होता है वो। ठीक है। और ये इसमें जो ये जिला प्रमुख होता है जिला स्तर पे, वो अपना त्याग पत्र अगर उसको देना है तो वो किसको देगा त्याग पत्र, संभागीय जो आयुक्त होगा, ठीक है, उसको देगा। ठीक है। अगर कोई जिला परिषद सदस्य देता है तो वो जिला प्रमुख को देगा। कोई सदस्य चुन के आता है जिला स्तर पे ना, जिला परिषद सदस्य कोई होगा। और जैसे खंड उपखंड स्तर पे कौन होगा, उपखंड स्तर पे जो अगर किसी को अपना त्याग पत्र देना, वो प्रधान क्या होगा, प्रधान होगा, वो तो जिला प्रमुख को देगा। और जो पंचायत समिति सदस्य है वो प्रधान को देंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना आपको ना। और सरपंच होगा वो उप सरपंच वार्ड पंच, ये किसको देंगे, जो वीडियो होता है, खंड विकास अधिकारी होता है वीडियो, उसको अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा याद। और शपथ कौन लेता है, अब शपथ जब लेनी होती है, जब ये बनते हैं, इसमें सदस्य नियुक्त होकर के आते हैं, तो जो जिला परिषद होती है उसके लेवल पे तो शपथ कौन दिलाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो सीईओ होता है ना, अपने ऊपर पड़ा है दोस्तों, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है सीईओ, उसके सामने ये शपथ लेते हैं। और जो अपन ने उपखंड स्तर पे पढ़ा है, जो खंड विकास अधिकारी वीडियो के नाम से, उसके अंदर उपखंड स्तर पे जो पंचायत समितियां होती है, वहां प्रधान जो होता है वो खंड विकास अधिकारी के सामने, और जो इसके सदस्य होते हैं वो खंड विकास अधिकारी के सामने शपथ लेते हैं। ठीक है। और जो सरपंच होता है वो जो निर्वाचन अधिकारी, जो चुनाव कराने जो जाते हैं व्यक्ति, कोई भी निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वहां उसके सामने वो उसकी शपथ लेगा। ठीक है। और जो बैठक होती है, और जो जिला परिषद की जो बैठक होगी कम से कम 3 माह में एक बार होगी, है ना। और जो न्यूनतम उम्र है उसकी नियुक्ति की वो 21 साल होती है। और जो उपखंड स्तर होता है, जहाँ पे पंचायत समिति वाले होते हैं, वहाँ उनकी जो मीटिंग होगी, वो बैठक होगी, वो कम से कम 1 माह के में एक बार होगी। ठीक है। और जो पंचायत होगी उसके अंदर 15 दिन में एक बार होनी होती है, ऐसा कुछ। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अपने को डीपली नहीं जाना। अगर पंचायत तो होगी वो 3000 की आबादी तक उसके अंदर होनी चाहिए। और पंचायत समिति होगी, वहाँ जो प्रधान बनता है वो 1 लाख तक की आबादी के ऊपर बनता है। और जो जिला प्रमुख होता है वो 4 लाख तक की आबादी के ऊपर बना करता है। ये थोड़ा सा अपन देख लेंगे दोस्तों ना। अब वेतन क्या होता है, वेतन तो जिला प्रमुख को तो 12,000 रुपये मिलते हैं। जो इसके अलावा जो सदस्य होते हैं उनको 600 रुपये पर बैठक मिलता है ना। प्रधान को 8,400 रुपये मिलते हैं और सरपंच को 4800 रुपये वेतन मिलता है। ठीक है। तो अपन ये हो गया अपना मुख्य जो भी चीजें थी दोस्तों। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की। अब इसमें जो ये जो पंचायत की अवधि होती है वो 5 साल तक की होती है दोस्तों ना। जो 5 साल के अंतराल के बाद में ही चुनाव होते हैं पंचायत, है ना। और जो अपन ने एक चीज देखी कि जो न्यूनतम योग्यता थी ना दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता, सबसे पहले राजस्थान ऐसा स्टेट था जहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता सरपंच के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण राजस्थान पहला स्टेट था, उसने इसको लेके आए थे, है ना, योग्यता को, न्यूनतम योग्यता सरपंच के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन 2019 में इस व्यवस्था को आते ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, योग्यता को। ठीक है। ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। अब ग्राम स्तर होता है, वहां पर लघु मजदूरी कार्य को पटवारी करता है दोस्तों ना। और जो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वो तहसील होती है। ठीक है। ये भी थोड़ा सा आप देख लें। इसके अलावा कोई मुख्य क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अपन ने जो इससे पहले जो जिक्र किया वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नगरीय जो स्थानीय जो प्रशासन है, नगरीय, अब यहाँ पे दोस्तों अपने नगरीय स्थानीय प्रशासन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। लेकिन नगरीय स्थानीय जो नगरीय होता है, नगरीय स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये एक टॉपिक है। इसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर से देखें तो दोस्तों इसका नगरों के विकास का आधार होता है। नगरीय जो स्थानीय स्वशासन है, इनका नगरों के विकास के लिए मुख्य उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और सबसे प्रथम जो ये संस्था का गठन हुआ था वो मद्रास जो नगर निगम है उसकी स्थापना की गई थी 1687 के अंदर, नगरीय स्थानीय विकास के लिए मद्रास के अंदर।
ठीक है, 1687 के अंदर गठन किया गया था। और इसके बाद में कलकत्ता और मुंबई में इसकी स्थापना की। राजस्थान में नगरीय स्थानीय स्वशासन का प्रमुख 1917 में होता है। राज्य में प्रथम नगरपालिका की जो थी, राजस्थान में जो नगरपालिका प्रथम नगरपालिका थी वो क्या थी, माउंट आबू। अब ये इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान की जो प्रथम नगरपालिका की स्थापना माउंट आबू सिरोही में की गई 1864 के अंदर। ठीक है, माउंट आबू, ये थोड़ा सा देख लेना। और फिर उसके बाद में 1866 के अजमेर में, 1867 में फिर ब्यावर में, 1869 में जयपुर में नगरपालिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, अपन ने दोस्तों एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, राज्य वित्त आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एक और क्वेश्चन आप देख लो थोड़ा सा। राज्य में वर्तमान में जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? अभी अभी कुछ समय पहले ही बने लोग, अरुण चतुर्वेदी जी। ठीक है, अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जो वित्त आयोग अध्यक्ष 243 आई के अंदर अपन ने पढ़ा था दोस्तों, है ना। इनका कार्यकाल भी क्या होता है, 5 साल का ही होता है। ठीक है, और इनके एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं इसमें अधिकतम। और जो सबसे पहले जो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, अब क्वेश्चन के बार ये भी आ जाए राज्य वित्त आयोग का सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो था कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल के नाम से जाना जाता था उनको ना, कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल के नाम से। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप देख लें। और वर्तमान है वो है अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, अब जो नगरीय स्थानीय स्वशासन है उसके अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगरीय स्तर है ना, तो नगरीय में निम्न स्तर में नगर पालिका होती है, फिर मध्यम स्तर पर नगर परिषद होती है और शीर्ष स्तर पर नगर निगम होता है। तो नगर पालिका जो होती है वो 20,000 से 1 लाख तक की आबादी तक होती है। जो मध्यम स्तर पर नगर परिषद है वो 1 से 5 लाख तक की आबादी पर होती है। और जो शीर्ष स्तर पर नगर निगम होता है वो 5 लाख से अधिक आबादी पर होता है। नगर निगम में कौन होता है? मेन मुख्य महापौर होता है। और जो मध्यम स्तर पे जो नगर परिषद होती है उसमें सभापति होता है और नगर पालिका में अध्यक्ष होता है। अभी ये नगर जो पालिका उसमें अधिशासी अधिकारी इसका मुख्य प्रशासनिक प्रमुख होता है। ये आप दोस्तों पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए बहुत ज्यादा, इसलिए अपन इसको पढ़ाना नहीं चाह रहे। और इसमें बस थोड़ा सा अपने आइडिया लिया है कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूंगा, ज्यादा कुछ आगे नहीं लेंगे दोस्तों इसको। अब आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना मेन आपका उद्देश्य कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, राजस्थान में जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो पढ़ने वाला अपना राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था रहेगी। और हो सकता है ये आपके सिलेबस में शामिल हो दोस्तों, क्योंकि राजस्थान से संबंधित अगर कोई जनरल नॉलेज का कोई कुछ लिया जाएगा तो हो सकता है यहीं से पंचायती राज व्यवस्था से कुछ ना कुछ लें आप, है ना। पंचायती राज जो सिस्टम है उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास आज खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।